नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा नहीं अफसर लड़ते हैं उनका चुनाव। खबर में आगे जिक्र होगा कि हर सीट पर बागी बढ़ा रहे बीजेपी की चिंता, रूठे नेताओं के घर जाकर मनाने में जुटे शिवराज और हेमंत, दिन भर चली कोशिश। आगे खबर में बताएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक्शन में कांग्रेस, धड़ाधड़ 87 उम्मीदवारों का किया ऐलान, खास नाम आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने शेयर बाजार में आई तेज गिरावट पर जताई चिंता, निवेशकों को बचाने के लिए बनाई रणनीति। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को भेजा 12.10 करोड़ के मानहानि का नोटिस, वेतन घोटाला करने का लगाया था आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बीजेपी नहीं अफसर लड़ते हैं उनका चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उप विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस बीच रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे, जहां वो सपा के संस्थापक सदस्य प्रदीप कपूर की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के सहारे नहीं बल्कि अधिकारियों की मदद से चुनाव लड़ती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने सदस्य नहीं बल्कि सरकारी तंत्र का सहारा लेकर चुनावी मैदान में उतरती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की हार तय है, क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं बल्कि बाहरी मदद से चुनाव लड़ रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी मीडिया पर भी दबाव बना रही है, जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग प्रभावित हो रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जो 13 नवंबर को होंगे और जिनके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनावों के बाद इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी जंग में किसकी जीत होती है और कौन हारता है। बता दें, अखिलेश यादव हमेशा से अपने तीखे बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं और वो अक्सर अधिकारियों को भी नसीहत देते नजर आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर सीट पर बागी बढ़ा रहे बीजेपी की चिंता, रूठे नेताओं के घर जाकर मनाने में जुटे शिवराज और हेमंत, दिन भर चली कोशिश। जी हां दोस्तों, झारखंड में पार्टी के अंदर असंतुष्टों की बढ़ती संख्या ने जहां भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, वहीं नाराज व बागी नेताओं को मनाने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। शनिवार को भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता असंतोष थामने में जुटे रहे। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश रांची और कांकेर से लेकर मधुपुर, धनबाद व गुमला तक होती रही। पोटका सीट से टिकट कटने से नाराज मेनका सरदार को मनाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को शनिवार को भी कुछ नेताओं को मनाने की सफलता मिली, वहीं कई नेता अब भी अड़े हैं। भाजपा ने पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे पूर्व सांसद रविंद्र राय को मनाते हुए उन्हें प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक्शन में कांग्रेस, धड़ाधड़ 87 उम्मीदवारों का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी और फिर तीसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने पहले 23 और फिर तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इस तरह से महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर खींचतान के बीच पार्टी ने अब तक कुल 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शनिवार को रात अपने 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिक राव ठाकरे को दिग्रस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह आसिफ जकारिया को बांद्रा पूर्व और सचिन सावंत को अंधेरी पश्चिम से टिकट दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में आई तेज गिरावट पर जताई चिंता, निवेशकों को बचाने के लिए बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय शेयर बाजारों में हाल ही में आई तेज गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खुदरा निवेशकों को जोखिम भरे निवेश के लिए शिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी से युवा निवेशकों, नौकरी पेशा लोगों और आम नागरिकों को बचाने के लिए रणनीति बनाने को कहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया है। इसका कैप्शन है, भ्रष्ट लोगों की रक्षा करने वाले गिरोह में कौन है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए टिप्पणी की, संस्थागत पतन ने भारत में मित्रवादी पूंजीवाद को
बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था अब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि एकाधिकार को बढ़ावा देती है। छोटे और मध्य व्यवसाय प्रतिगामी कर प्रणालियों में फंस गए हैं। उद्यमियों को पूंजी तक पहुंच पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और खुदरा निवेशक अनिश्चित और असुरक्षित बाजार की ओर देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये उस तरह का माहौल नहीं है जो समृद्ध और नवोन्मेष को सक्षम बनाता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि माधवी बुच से जुड़ा घोटाला इस बात का उदाहरण है कि जब संस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं और मित्रवादी पूंजीवादी हावी हो जाता है तो क्या होता है। जिन लोगों को आम भारतीय नागरिकों और उनके निवेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि इस घोटाले पर अब तक जो जानकारी सामने आई है वो बस शुरुआत भर है। भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम एक बड़ा सिंडिकेट कर रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बयान जारी कर सवाल पूछा कि मोदी सरकार सेबी प्रमुख को संसदीय जांच से क्यों बचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सेबी की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संसद की लोक लेखा समिति ने बुच समेत सेबी के कई अधिकारियों को तलब किया था। हालांकि उनकी निर्धारित उपस्थिति से 1 घंटे पहले बुच ने एक आपात स्थिति का हवाला देते हुए उपस्थित होने में असमर्थता जताई। इस बीच भाजपा सांसद ने इस समन का विरोध किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मानना है कि ये महज संयोग नहीं है। हमें लगता है कि सरकार बुच की रक्षा कर रही है ताकि इस पूरे गठजोड़ में शामिल बड़े खिलाड़ियों को बचाया जा सके। बता दें कि गत शुक्रवार को BSE सेंसेक्स 662.87 अंक गिरकर 79,402.29 पर बंद हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को भेजा 12.10 करोड़ के मानहानि का नोटिस। वेतन घोटाला करने का लगाया था आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 दिन पहले वेतन घोटाला का आरोप लगाने वाले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को नोटिस भेजकर 12.10 करोड़ का हर्जाना मांगा है। लॉ फर्म के माध्यम से भेजे नोटिस में तेजस्वी ने कथित तौर पर आधारहीन और आपत्तिजनक बयान के लिए नीरज के विरुद्ध मानहानि का मामला दायर करने की चेतावनी दी है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नीरज को 10 दिनों के भीतर हर्जाना देना होगा और इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी करनी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, आतंकवाद के खिलाफ केंद्र से सहयोग की मांग। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार का दर्जा देने में देरी के लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर में यकायक बढ़े आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए आतंकवाद को हराने के लिए केंद्र सरकार को नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर सरकार को साथ लेकर चलने पर जोर दिया है। पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा ने डोगरा राज्य का दर्जा घटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और 5 साल से अधिक समय के बाद राज्य को बहाल न करके महाराजा और डोगरा शासकों का अपमान किया है। मीडिया में बार बार प्रतिबद्धताओं और विज्ञापनों के बावजूद राज्य का दर्जा देने की घोषणा में देरी के लिए भाजपा और केंद्र सरकार को उचित जवाब देना चाहिए। महाराजा हरि सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए शीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। यदि मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस जन आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। सरकार को आतंकवाद से समग्र दृष्टिकोण के साथ निपटना चाहिए। केंद्र को आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की रणनीति पर काम करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन, अब राहुल गांधी किसी भी समिति में नहीं। जी हाँ दोस्तों, संसदीय सलाहकार समितियों का शनिवार को पुनर्गठन किया गया। इसकी खास बात यह है कि इसकी किसी भी समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम नहीं है। पहले राहुल गांधी विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे, वहीं अब नई समितियों में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सुले को रक्षा विभाग, पी चिदम्बरम को वित्त विभाग, प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मामले में समिति में शामिल किया गया है। साथ ही जया बच्चन को विदेश मामले और मनीष तिवारी को विदेश मामले के साथ कनिमोझी को रक्षा मामले की समिति में शामिल किया गया है। बता दें कि साल 2024-25 के लिए विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस सदस्यों को विदेश मामले सहित 4 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रत्येक समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनप्रतिनिधियों के रूप में मेरी पहली यात्रा होगी, जन सेनानी के रूप में नहीं। प्रियंका
प्रियंका गांधी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि वायनाड से निर्वाचित होने पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी ये पहली यात्रा जरूर होगी, लेकिन एक जन सेनानी के तौर पर नहीं, क्योंकि लोकतंत्र, न्याय और संविधान में निहित मूल्यों के लिए लड़ना उनके जीवन की बुनियाद रही है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर गत 23 अक्टूबर को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने शनिवार को वायनाड के लोगों को लिखे खुले पत्र में कहा कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगी और उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगी। कांग्रेस नेता ने लोगों से समर्थन का आग्रह करते हुए कहा कि सांसद चुने जाने के बाद उनका काम वायनाड के लोगों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा और वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के एनसीपी में जाने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश, कांग्रेस का गंभीर आरोप। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को दावा किया कि अजीत पवार के एनसीपी में शामिल होने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई। चेन्नीथला ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए ये आरोप लगाया। चेन्नीथला ने शनिवार को कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 2 विधायकों को एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। ऐसा करना दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। आखिर गृह विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुप क्यों हैं? सीएम की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि रिश्वत देना और लेना आपराधिक गतिविधि है और इस मामले में एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ये आरोप ऐसे समय लगाए हैं जब 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इन उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का हमला। बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों पर बीजेपी की नाकामी ने विपक्षी दलों को फिर से कर दिया मजबूत। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब हारने के करीब होती है तो कोई न कोई तिकड़म जरूर करने लगती है। वो कभी परिवारवाद के खिलाफ थी, लेकिन अब रिश्तेदारवादी हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और उसकी रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति और उसकी कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावों के नजदीक आते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ विभिन्न सदस्यों का सहारा लिया है। जब बीजेपी को लगा कि वो हार सकती है तो उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया और नए तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो पहले परिवारवाद के खिलाफ थी, अब रिश्तेदारवाद में उलझी हुई नजर आ रही है। ये विरोधाभास लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, खासकर जब लोग बीजेपी के अतीत को याद करते हैं और आज की स्थिति की तुलना करते हैं। बीजेपी के पिछले चुनावी वादों और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने कई मोर्चों पर असफलता का सामना किया है। खाद और महंगाई की समस्या ने किसानों को परेशान किया है। इसके अलावा यूपी के कृषि उत्पादों जैसे आलू, लहसुन और अन्य सब्जियों के लिए बाजार की व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरे में लिया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए हमले में शहीद जवानों के मामले ने सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इस संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में हमारे सुरक्षा बलों की जान खतरे में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखी चिट्ठी, कहा आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है और बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावेदारी पेश की है।
अब ये उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वहां के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस चिट्ठी में वायनाड के लोगों को अपना मार्गदर्शक और शिक्षक बताया। इस चिट्ठी को मलयालम और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी इस यात्रा में आप लोग मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। लोकतंत्र, न्याय, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। यदि आप मुझे अपना सांसद बनना चुनते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था और इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ किशनगंज कोर्ट में मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने में व्यस्त हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर राजनीति जारी है। इसी बीच गिरिराज सिंह बड़ी मुसीबत में भी फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ किशनगंज में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए गए भाषण को लेकर गिरिराज सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़े इम्तियाज आलम ने कोर्ट में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सभा में मौजूद लोगों को भड़काने की नीयत से आपराधिक साजिश के तहत उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया था। इम्तियाज आलम ने कहा कि वह हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे नेताओं के बयान की निंदा करें, अन्यथा यहाँ के वातावरण में ये लोग इसको दूषित कर देंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किशनगंज में कहा था कि हमारा धन और धरती खतरे में है। सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद और अब शिक्षा जिहाद भी चल रहा है। हमें डराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी हिंदू ने एक ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका। हम 5 जिलों में घूम कर आए हैं, किसी जिले में दंगा फसाद नहीं हुआ। गिरिराज ने कहा कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करता है। यही नहीं, किशनगंज में जब प्रशासन ने गिरिराज सिंह को काफिले को रोका तो केंद्रीय मंत्री नाराज हो गए और शहर के गांधी चौक पर ही रुक गए। उन्होंने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि मेरे रुकने से क्या हो जाएगा, हम अब यहीं रुकेंगे। बीजेपी नेता ने कहा था कि मरना तो एक दिन है ही, कोई ऐसा नहीं है जो 2 बार मरेगा। जब मरना ही है तो अभी मारो या जब मौत आएगी तब मरो, बात बराबर है। बड़ी बात यह है कि प्रतिकार करना चाहिए और मैं प्रतिकार करता हूं। यह अंग्रेजों का शासन नहीं है जिस ढंग से प्रशासन ने किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिवाली से पहले दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी में पहुंचे राहुल गांधी, मिट्टी सानी और दिया बनाया, सड़क किनारे बनवाई दाढ़ी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित प्रजापति कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने सैलून मालिक अजीत ठाकुर से लेकर कुम्हार परिवार की रामरती तथा अन्य लोगों से मुलाकात की। दोस्तों, उन्होंने अजीत ठाकुर के सैलून पर दाढ़ी बनवाई और रामरती के घर जाकर उनसे बर्तन बनाना सीखा। कांग्रेस सांसद ने अपने हाथों से दिए भी बनाए। अजीत ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी किसी कार्यक्रम से गुजर रहे थे। मैं बाहर खड़ा था, अचानक उनकी गाड़ी रुकी और राहुल गांधी ने मेरी ओर ध्यान दिया। उसके बाद मैं घबरा गया क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा नेता खड़ा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे हाथ मिलाते हुए पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने संकोच में कहा सर मैं कुछ खास नहीं करता। तब राहुल गांधी ने कहा क्या मेरी दाढ़ी की सेटिंग करोगे। इसने मुझे थोड़ा सहज कर दिया और मैंने जवाब दिया जी हाँ जरूर करेंगे। अजीत ने कहा कि राहुल गांधी के साथ बिताए गए 20 मिनट ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। राहुल गांधी ने अजीत से उनके काम, रोजगार और ज़िंदगी के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि अजीत की कमाई क्या है, दुकान का किराया कितना है और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वहीं दोस्तों, अजीत ने बताया कि उनका व्यवसाय 1993 से चल रहा है और कोई भी नेता उनके पास इस तरह से नहीं रुका था। राहुल गांधी ने उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वो मदद कर सकते हैं। अजीत ने खुलकर अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने उनके प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि वो उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। अजीत ने कहा कि इस छोटी सी मुलाकात ने मुझे आशा दी, मुझे महसूस कराया कि एक नेता केवल राजनीतिक आकांक्षाओं से नहीं भरा होता बल्कि वो सामान्य लोगों के साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने में भी रुचि रखता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के दिग्गज
नेता एकजुट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा, बोले जमीनों में हुआ खेला। जी हाँ दोस्तों, राजधानी देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, खासतौर पर प्रदेश में जमीनों को लेकर विपक्ष ने बड़ा खेल किया। जी हाँ दोस्तों, कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने जमीनों के मामले में पाप किया है तो धामी सरकार ने महापाप किया है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई सारे नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर में एनडीए सरकार की नीतियां नाकाम, घाटी में जल्द बहाल हो शांति। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि एनडीए सरकार की नीतियां कश्मीर में शांति और सुरक्षा लाने में पूरी तरह से विफल रही हैं। गांधी ने कश्मीर घाटी में शांति बहाली की जरूरत पर जोर दिया और सरकार को जल्द कदम उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हुए हमले में सैनिकों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्होंने शहीद जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में उन 2 पोर्टर्स के प्रति भी संवेदना व्यक्त की जो इस हमले में मारे गए। इस हमले ने घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी में अब भी आतंकवाद का साया बना हुआ है और सैनिकों और नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को घाटी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।